हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप बच्चों। हमने पिछले वीडियो में चैप्टर 1 का रिलेशंस वाला पार्ट पूरा कर लिया था। मैंने आपको एनसीईआरटी के क्वेश्चंस करने के लिए बोला था और एक होमवर्क शीट भी दी थी और मैंने कहा था कि आप ये क्वेश्चंस घर पे कीजिए और जो प्रॉब्लम है वो मुझसे पूछिए। टेलीग्राम ऐप पे मैंने आपको यूज़र आईडी वगैरह दिया था। मैं एक बार वापस दे देता हूँ बच्चों। मेरा जो यूज़र नेम है वो अजय शर्मा _ मैथ्स है। लेकिन बच्चों मैं ये देख रहा हूं कि बहुत ही कम बच्चों ने प्रॉब्लम पूछी है। प्रॉब्लम कम पूछने के दो रीज़न हो सकते हैं। सबसे पहला रीज़न कि जो क्वेश्चंस मैंने करवाए थे, जो टॉपिक मैंने करवाया था वो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया। आपने सारे एनसीईआरटी के क्वेश्चंस कर लिए और जो होमवर्क शीट दी थी वो भी कर ली। और दूसरा रीज़न ये हो सकता है कि हमने क्वेश्चंस करने की कोशिश ही नहीं की। प्रॉब्लम तब आएगी ना जब हम क्वेश्चंस करेंगे। जब क्वेश्चन ही नहीं करेंगे तो प्रॉब्लम कहाँ से आएगी। अगर बच्चों रीज़न नंबर 1 है तो बहुत अच्छी बात है, वेरी गुड। लेकिन बच्चों अगर रीज़न नंबर 2 है तो ये बहुत चिंता की बात है। मुझे ऐसा लग रहा है कि कई बच्चे अभी भी लॉकडाउन वाले मूड में ही चल रहे हैं। बच्चों इस लॉकडाउन के चक्कर में कहीं हमारे माइंड का शटडाउन नहीं हो जाए और जब तक ये रीस्टार्ट होगा तब तक हैप्पी बर्थडे हो चुका होगा। तो बच्चों इसको शटडाउन मत होने दो। जैसे आपने मोबाइल स्क्रीन देखी है ना, इसको अगर हम थोड़ी देर तक काम में नहीं लें तो वो बंद हो जाती है और हम उसको अगर कंटिन्यू ऑन रखना चाहें तो बार बार उसको टच करते रहते हैं। तो बच्चों हमारे इस माइंड को भी अगर आप चाहते हो कि ये बिना शटडाउन हुए कंटिन्यू चलता रहे तो आप बीच बीच में कुछ करते रहें, पढ़ते रहें, क्वेश्चंस करते रहें, तब आपका फायदा हो। दूसरी बात बच्चों, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि ये जो 11th और 12th क्लास है बच्चों, ये आपकी पूरी लाइफ का इन्वेस्टमेंट ईयर्स है। इन्वेस्टमेंट मतलब आपने घर पे अपने फादर या मदर से ये सुना होगा कि भाई फ्यूचर के लिए कुछ इन्वेस्ट कर देते हैं। कोई बैंक में पैसा जमा कराते हैं, कोई म्यूचुअल फंड में जमा कराते हैं, कोई प्रॉपर्टी खरीदते हैं, ठीक है, ताकि बाद में फ्यूचर में उनको अच्छा रिटर्न मिल सके। तो बच्चों इसी तरह से आपकी पूरी लाइफ में ये 2 साल इतने इंपॉर्टेंट होते हैं कि इसका रिटर्न आपको बाद में अच्छा या बुरा मिलेगा। ये इस चीज़ पर डिपेंड करेगा कि हमने इन 2 सालों में क्या इन्वेस्टमेंट किया। तो बच्चों ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसको ध्यान रखो। आप ये कह रहे हो, सोच रहे होंगे कि सर आप तो हमें डीमोटिवेट कर रहे हैं। नहीं बच्चों, मैं आपको डीमोटिवेट नहीं कर रहा हूँ। डीमोटिवेट का मतलब तो तब होता है जब आप कुछ सही कर रहे हैं और मैं उसको रॉन्ग साबित कर रहा हूँ। जब आप कुछ कर ही नहीं रहे हैं तो सच बोलना और आपको सच बताना ये डीमोटिवेशन नहीं होता है। तो बच्चों इसी उम्मीद के साथ कि अगले वीडियो से पहले आप ये सारे क्वेश्चंस करेंगे और मुझसे प्रॉब्लम पूछेंगे। तो मैं इसी उम्मीद के साथ चैप्टर 1 का रिलेशन एंड फंक्शंस का अब सेकंड टॉपिक ले रहा हूं, फंक्शन। ये फंक्शन क्या होता है? एक्चुअल में बच्चों रिलेशन को ही फंक्शन बोलते हैं, ठीक है। अब जब रिलेशन को ही फंक्शंस बोलते हैं तो फिर आप कहते हो जी ये क्यों करवा रहे हो। तो सुनो आप इधर, सारे रिलेशंस को फंक्शन नहीं बोलते। फंक्शन की क्या डेफिनेशन होती है, वैसे 11th क्लास में आपने कर ली थी, बट फिर भी मैं एक बार रिपीट कर रहा हूं। इफ अ रिलेशन R maps A to B is said to be a function if each element of the set A is related to one and only one element of the set B। ठीक है, उसी तरह का रिलेशन जो इस डेफिनेशन को सेटिस्फाई करता है उसी को फंक्शन बोलेंगे, ठीक है। कैसे? मैं एक एग्जांपल ले रहा हूं, वही पुराना एग्जांपल जो हमने रिलेशन में लिया था। ए हमारे पास एक सेट है 1 2 3 4, बी हमारे पास दूसरा सेट है 2 4 6 10, और आपने एक रिलेशन निकाला था ए टू बी। क्या रिलेशन था? x, y such that y equal to 2x where x belongs to A, y belongs to B।
और आपने जो r है वो इस तरह से निकाला था 1 2 2 4 एंड 3 6। ये रिलेशन तो था ही, हम पीछे कर चुके हैं। अब हम ये चेक करें कि ये फंक्शन होगा या नहीं होगा। तो बच्चों मैं इसका वेन डायग्राम बना रहा हूँ, एरो डायग्राम बना रहा हूँ। उस एरो डायग्राम से थोड़ा मुझे अच्छा समझ में आएगा। ये मैंने दो सेट ले लिए, ए और बी। ए के एलिमेंट्स हैं 1 2 3 4 और बी के एलिमेंट्स हैं 2 4 6 10। 1 2 से रिलेटेड है, 2 4 से रिलेटेड है और 3 6 से रिलेटेड है। अब मुझे ये चेक करना है कि ये रिलेशन फंक्शन है या नहीं है। ठीक है, तो अभी मैंने जो आपको डेफिनेशन बताई थी मैं उसकी रीडिंग लगा रहा हूँ, सुनना वापस आप। अ रिलेशन आर इन ए टू बी said to be a function if each element of the set A के सारे एलिमेंट्स, बस मुझे रुक जाना चाहिए क्योंकि मेरी फर्स्ट लाइन ही फेल हो गई। ईच एलिमेंट ऑफ द सेट ए का एलिमेंट 4 सेट बी के किसी भी एलिमेंट से रिलेटेड नहीं है, तो ये रिलेशन तो है बट फंक्शन नहीं है। ठीक है, एक दो एग्जांपल मैं फटाफट और ले लेता हूं, उससे क्या होगा कि हमें आगे जो टॉपिक है उसको पढ़ने में थोड़ी हेल्प मिलेगी। fx इक्वल टू 5, ए और बी दो सेट है 1 2 3 और ये 4 5 और 6। अगर आप x की जगह 1 पुट करोगे 5 मिलेगा, 2 पुट करोगे 5 मिलेगा, 3 पुट करोगे 5 मिलेगा। तो क्या बच्चों ये रिलेशन फंक्शन है? हाँ, ये रिलेशन फंक्शन है। क्यों? क्योंकि ईच एलिमेंट ऑफ द सेट ए के सारे एलिमेंट्स आ रहे हैं रिलेटेड टू वन एंड ओनली वन एलिमेंट ऑफ द सेट बी। 1 उधर 5 से ही रिलेटेड है, 2 5 से ही रिलेटेड है, 3 5 से ही रिलेटेड है। सेट ए के सारे एलिमेंट्स उधर एक ही एलिमेंट से रिलेटेड है। 5 इधर 3 से है, उससे हमें मतलब नहीं है, हम तो ए से बी में चल रहे हैं, ए टू बी में चल रहे हैं। ठीक है, तो ये रिलेशन भी है और फंक्शन भी है। और ले लेता हूं एक एग्जांपल, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर -3 3 4 9 और 16। -3 डाला तो 9 आया, 3 डाला तो 9 आया, 4 डाला तो 16 आया। ठीक है, रिलेशन भी है फंक्शन भी है क्योंकि आपकी डेफिनेशन राइट हो रही है। और एग्जांपल ले लेते हैं, y इक्वल टू रूट एक्स 9 और 16 -3 3 और 4। 9 पुट करने से उसका जो स्क्वायर रूट है वो +3 भी आ सकता है और -3 भी आ सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर 9 जो एलिमेंट है उसके उधर 2 रिलेटिव हो गए, वो 2 एलिमेंट से रिलेटेड हो गया, तो ये आपका फंक्शन नहीं है। ठीक है, इसमें और इसमें फर्क है। देखो यहाँ पर -3 उधर 1 से रिलेटेड था, 3 1 से रिलेटेड था, बट उधर 9 2 एलिमेंट से रिलेटेड है, 3 से भी और -3 से भी, तो ये फंक्शन नहीं है। तो ये मैंने आपको फंक्शंस के बारे में थोड़ा बता दिया। बच्चों ये तो 12th क्लास में जो हमारा सिलेबस है उसमें है हमारे पास टाइप्स ऑफ फंक्शंस। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, टाइप्स ऑफ फंक्शंस। फंक्शन का बच्चों सबसे पहला टाइप होता है 1 फंक्शन, या फिर इसको बोलते हैं इंजेक्टिव। इंजेक्टिव क्या मतलब होता है? थोड़ा सा इधर ध्यान देना आप, क्योंकि अगर आपको ये चीज अच्छे से समझ में आ गई बस फिर पूरे चैप्टर में कहीं दिक्कत नहीं आनी है। 1 1 ये मेरे पास एक सेट A है और एक सेट B है। y इक्वल टू 2x मेरे पास कोई एक फंक्शन है 1 2 3 2 4 6 8। ठीक है, मैं यहाँ पे x की वैल्यू 1 डाल रहा हूँ, y 2 डाल रहा हूँ, 4 3 डाल रहा हूँ, 6। देखो बच्चों 1 1 का बहुत सिंपल सा मतलब है, ये फर्स्ट वाला 1
इस A के लिए है और ये जो सेकंड वाला 1 है वो इस B के लिए है। तो बहुत सिंपल से डेफिनेशन हो गई कि A का एक एलिमेंट, ठीक है, ईच एलिमेंट ऑफ द सेट A इज रिलेटेड टू ईच एलिमेंट ऑफ द सेट B। और थोड़ा मैं इजी कर देता हूं इसको कि डिफरेंट एलिमेंट्स ऑफ द सेट A आर रिलेटेड टू डिफरेंट एलिमेंट्स ऑफ द सेट B। ठीक है, ये इसका क्या मीनिंग हो गया। और सुनो, ये जो A होता है इनको बोलते हैं X, जो A के सारे एलिमेंट्स होते हैं उनको X बोलते हैं, और ये जो B होता है ये होता है Fx। ठीक है, और सुनो, ये जो A के जो एलिमेंट्स होते हैं उनको बोलते हैं प्री इमेजेस। और ये जो B के एलिमेंट्स होते हैं इनको बोलते हैं इमेजेस। ये इमेज प्री इमेज है, वो उधर इमेज है। ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो ये 1-1 की डेफिनेशन होगी। बट बच्चों जब हम क्वेश्चंस करेंगे तो फर्स्ट वाली जो एरो डायग्राम वाली डेफिनेशन है वो थोड़ी काम करेगी नहीं, क्योंकि मान लो ये तो अभी मेरे पास लिमिटेड एलिमेंट्स ही हैं, इनफाइनाइट एलिमेंट्स होंगे तो फिर एरो डायग्राम बनाना मुश्किल होगा। और जो सेकंड वाला मैंने बताया कि डिफरेंट एलिमेंट्स जो A के हैं वो उधर B के डिफरेंट एलिमेंट्स से रिलेटेड है, वो भी बिना एरो डायग्राम पॉसिबल नहीं होगा। तो बच्चों अब मैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ आपको बता रहा हूँ, 1-1 एक बार वापस थोड़ा याद कर लो, रिकॉल कर लो इसको। 1-1 का मतलब है इधर का सिंगल एलिमेंट इधर के सिंगल एलिमेंट से रिलेटेड हो, डिफरेंट से। ठीक है, तो कुछ कंडीशंस पर बात करते हैं, कुछ केसेस पर बात करते हैं। उसमें केस नंबर 1, देखो बच्चों मैंने दो एलिमेंट्स लिए, x1 इक्वल टू x2। ठीक है, नॉट इक्वल ले लेता हूं, थोड़ा इजी समझ में आएगा। मैंने दो एलिमेंट्स लिए x1 x2, कहां से? सेट A में से। ठीक है, B में कभी x नहीं मिल सकते आपको, सेट A में से। किस तरह के एलिमेंट्स है? डिफरेंट है दोनों। तो बच्चों अगर मान लो आपका फंक्शन 1-1 है, मान लो, तो आप मुझे बताओ कि आप कैसे आंसर की उम्मीद करते हैं। आंसर मतलब fx। तो देखो अगर आपने डिफरेंट एलिमेंट्स लिए हैं तो आंसर भी डिफरेंट ही आएंगे। इन केस ऑफ 1-1 देन fx इज नॉट इक्वल टू fx2। ये 1-1 की कंडीशन नंबर 1 हो गई। ठीक है, दूसरा एग्जांपल, दूसरी कंडीशन सुनना। अगर मैंने मान लो x1 और x2 इक्वल ले लिए और अगर आपका फंक्शन 1-1 है तो कैसे आंसर की उम्मीद करोगे? इक्वल आंसर की। अब इसका क्या मतलब हो गया? ये इक्वल से इक्वल, इसका ये मतलब हो गया कि आपने इसमें x की जगह पहले 1 पुट किया तो आपका आंसर आया 2। फिर आपने इसमें x की जगह 2 पुट किया तो आपका आंसर 4 आया। ठीक है, ये तो फर्स्ट वाला केस हो गया। बट अगर आपने जानबूझ के पहले 1 पुट किया, 2 आंसर आया, दोबारा भी 1 पुट कर दिया तो वापस 1 ही आंसर आएगा। लेकिन अभी वो जो मैंने आपको यहाँ पे बताया था कि अगर 9 पुट किया तो एक बार -3 आया और एक बार 9 पुट किया तो +3 आया। ठीक है, तो वो अलग चीज होगी। तो यहाँ पर अगर आप सेम वैल्यू ले रहे हैं, उनसे आंसर भी सेम आ गए तो आपका फंक्शन 1-1 होगा। तो कंडीशन नंबर 1 भी 1-1 के लिए और कंडीशन नंबर 2 भी 1-1 के लिए। तीसरी बात सुनो, अगर x1 नॉट इक्वल टू x2 है और आपका आंसर इक्वल आ जाए। ठीक है, आपने तो दो डिफरेंट एलिमेंट्स लिए थे बट आपका आंसर इक्वल आ जाए, सेम आ जाए, तो आपका फंक्शन 1-1 नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि आप तो डिफरेंट ले रहे हैं और इधर 1 और 2 डिफरेंट ले रहे हैं, उनकी कोई एक ही इधर इमेज आ गई तो फंक्शन 1-1 नहीं होगा। और केस नंबर 4, आपने इक्वल लिए दोनों और जो आंसर आया वो आपका नॉट इक्वल आ गया। तो इस केस में आप बता सकते हो बच्चों क्या होगा? सोचो 2 मिनट के लिए। अगर आपने इक्वल वैल्यू लिए
और आपका आंसर डिफरेंट आ गया, तो वो फंक्शन ही नहीं होगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि आप यहाँ से दो सेम वैल्यू ले रहे हो, जैसे आपने 9 लिया और उससे -3 आया, अभी y इक्वल टू रूट एक्स बताया मैंने, फिर आपने दूसरी बार भी y ले लिया और उससे डिफरेंट आंसर आ गया, सॉरी y नहीं x ले लिया आपने और डिफरेंट आंसर, मतलब एक बार 9 से आपके पास 3 आ गया और दूसरी बार 9 से -3 आ गया, तो आपने तो 9 सेम लिया था बट उससे डिफरेंट आंसर आ गए, तो ये आपका फंक्शन ही नहीं है। तो बच्चों मैंने आपको 3 कंडीशंस बताई है। सबसे पहला, डिफरेंट से डिफरेंट आए 1 1 होगा, ये 1 1 की कंडीशन है, याद रखना। दूसरे में सेम से सेम आए, ये भी 1 1 की कंडीशन है, याद रखनी है। और जो सी वाला केस है वो आपका फंक्शन 1 1 नहीं होगा, उसकी कंडीशन। तो बच्चों इन 3 में से हम कुछ चीजें फिक्स कर लेते हैं कि अगर हमें 1 1 प्रूव करना है तो हम केस नंबर 2 लेंगे, और अगर हमें 1 1 फेल करना है तो हम केस नंबर 3 लेंगे। ठीक है, अदरवाइज हम वैसे ये भी ले सकते हैं, बट इन दो से आपके क्वेश्चन ज्यादा अच्छे होंगे। तो ये मैंने आपको 1 1 की डेफिनेशन बता दी। अगली टाइप है इसकी दूसरा टाइप है बच्चों फंक्शन का, ये तो 1 1 था, दूसरा है ऑन टू फंक्शन, इसको बोलते हैं सर्जेक्टिव। ऑन टू का क्या मतलब होता है, वही सबसे पहले मैं एरो डायग्राम ले लेता हूं और वापस वही एग्जांपल ले लेता हूं, 1 2 3 2 4 6। बच्चों ऑन टू फंक्शन को अगर अच्छा समझना है तो आप एक हिंदी का वर्ड ध्यान रखें। ठीक है, थोड़ी बहुत हिंदी तो आपको आती होगी। एक वर्ड है हिंदी का आच्छादक। आपको कोई लिखना नहीं है, कहीं ध्यान रखना है। कभी कोई चीज ऐसे एक्स्ट्रा पढ़ते हैं तो एग्जाम में याद आ जाती है कि अरे उस दिन सर ने ये बताया था। आच्छादक का मतलब अभी क्लियर कर देता हूं, यह वृक्ष फूलों से आच्छादित है, आसमान तारों से आच्छादित है। ठीक है, मतलब भरा हुआ। कौन भरा हुआ? सेट ए या सेट बी? सेट ए तो 11th क्लास में भर गया था हमारा, क्योंकि अगर सेट ए का कोई एलिमेंट मिस हो गया तो वो तो फंक्शन ही नहीं होगा। ठीक है, तो फिर सेट बी, 12th क्लास में सारा ध्यान सेट बी पर दिया जाता है। ठीक है, तो अगर आपका सेट बी पूरा का पूरा भरा हुआ है, ठीक है, तो जो आपका फंक्शन होगा, मतलब सेट बी के सारे एलिमेंट्स अगर कवर हो गए हों, तो जो आपका फंक्शन होगा वो आपका ऑन टू फंक्शन होगा। ठीक है, और अगर ऑन टू फंक्शन नहीं हो तो बच्चों उसको बोलते हैं इन टू। वैसे एनसीईआरटी वगैरह में तो ये वर्ड यूज नहीं किया हुआ है, बट आपको मैं ऐसे ही नॉलेज बता देता हूं। जैसे अगर 1 1 नहीं हो तो बोलते हैं मैनी वन। ठीक है, और अगर ऑन टू नहीं हो तो बोलते हैं इन टू। ये ध्यान रखना है। तो बी पूरा भरा हुआ होना चाहिए। तो देखना बच्चों, ऑन टू की डेफिनेशन के लिए मुझे उल्टा चलना पड़ेगा, बी टू ए ऐसे चलना होगा। तो देखना मैं कुछ डेफिनेशन बता रहा हूं। ईच एलिमेंट ऑफ द सेट बी, इस बार ईच एलिमेंट फॉर सेट बी, ईच एलिमेंट ऑफ द सेट बी हैव एट लीस्ट वन प्री इमेज इन सेट ए। ठीक है, सेट बी के हर एलिमेंट की सेट ए में कम से कम एक प्री इमेज होनी चाहिए। एक से ज्यादा भी हो सकती है, वो भी क्वेश्चन करेंगे जब समझ में आएगा। ठीक है, दूसरी डेफिनेशन होगी, फर्स्ट एरो डायग्राम हो गया, दूसरी अभी मैंने आपको वर्ड में बता दी कि भाई ईच एलिमेंट ऑफ द सेट ए रिलेटेड टू, सॉरी, ईच एलिमेंट ऑफ द सेट ए हैव एट लीस्ट वन प्री इमेज इन सेट ए। अब सुनना आगे। तीसरी डेफिनेशन है इसकी, जब बी फुल भरा हुआ होगा तो जो बी के एलिमेंट्स है ना बच्चों, उसको बोलते हैं रेंज। और
बी के एलिमेंट्स को कोडोमेन भी बोलते हैं। ये मैंने आपको चैप्टर स्टार्टिंग में बता दिया था कोडोमेन क्या होता है। तो अगर रेंज और कोडोमेन इक्वल हो तो भी आपका फंक्शन ऑन टू फंक्शन होता है। और तीसरा फंक्शन आता है, उसको बोलते हैं वन वन ऑन टू, बाइजेक्टिव फंक्शन। बाइजेक्टिव भी बोलते हैं, बाइजेक्शन भी बोलते हैं, कुछ भी बोल सकते हैं। और बाइजेक्टिव फंक्शन का इतना सा मतलब होता है जो वन वन भी हो और ऑन टू भी हो, ठीक है, उसको बाइजेक्टिव फंक्शन बोलते हैं। अब हम एक दो एग्जांपल्स लेके इस चीज को समझते हैं, ठीक है। हाँ बच्चों, ये क्वेश्चन है, देखना, आपको एक फंक्शन दे रखा है रियल नंबर टू रियल नंबर, और आपका फंक्शन है f(x = 2x), और आपसे पूछा है कि वन वन और ऑन टू है क्या। देखो बच्चों, ये फिर बोल रहा हूँ थियोरेटिकल चैप्टर है, लैंग्वेज एक पर्टिकुलर वे परफॉर्मा में आपको देनी है। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम इंजेक्टिविटी। इंजेक्टिविटी के लिए आपको क्या करना होगा, सबसे पहले दो एलिमेंट्स लेने होंगे, x1, x2 बिलोंग्स टू R, ठीक है। अब R तो यहाँ दो दो लिखे हुए हैं, तो फिर आपको मैंने पीछे बताया था कि x1 और x2 हमेशा फर्स्ट वाले में से होते हैं, ये तो fx होता है, ठीक है। तो फिर अब कैसे पता चलेगा फर्स्ट वाला सेकंड वाला, वो कैसे बताओगे आप, तो आप कोई दिक्कत नहीं है, बिलोंग्स टू R ब्रैकेट में लिख दो आप डोमेन, डोमेन बोलते हैं फर्स्ट वाले R। तो हमने इसमें से दो एलिमेंट्स ले लिए सच दैट, अभी मैंने आपको पीछे बोला था कि अगर वन वन प्रूव करना है तो आपको x1 = x2 देन इम्प्लाइज fx1 = fx2 वाली चीज लेनी चाहिए, उससे क्वेश्चंस थोड़े इजी हो जाते हैं। तो सच दैट fx1 = fx2, आप कह दो जी x1 x2 से क्यों नहीं ले रहे हो, उससे भी ले लो, बट x1 x2 इक्वल लेके फिर उससे फंक्शन बनाना थोड़ा सा लेंदी हो जाता है। तो अपन fx1 = fx2 से चलते हैं और x1 = x2 पे खत्म कर देते हैं, ठीक है। तो fx1 = fx2, तो fx1 की जगह तो आ गया बच्चों 2x1 और fx2 की जगह आ गया 2x2, 2 से 2 कैंसिल हो गया, आपके पास आ गया x1 = x2, ठीक है। तो fx1 = fx2 then implies x1 = x2 for all x1, x2 belongs to R। ये आपका फंक्शन वन वन फंक्शन हो गया। फिर दूसरा लेते हैं, सर्जेक्टिविटी चेक करते हैं इसकी। सर्जेक्टिविटी, ठीक है, ऑन टू फंक्शन आपके सिलेबस में दो ही है, वन वन और ऑन टू। मैनी वन और इन टू में कंफ्यूज मत होना, वो तो मैंने ऐसे ही बता दिए थे, वन वन और ऑन टू। वन वन मतलब इंजेक्टिव, ऑन टू मतलब सर्जेक्टिव। हाँ, सर्जेक्टिविटी के लिए देखो यहाँ रियल टू रियल नंबर है, तो अब मैं एरो डायग्राम बना नहीं सकता, डोमेन रेंज की मैं बात नहीं कर सकता, क्योंकि रियल टू रियल में अभी इसकी रेंज निकालना बहुत कॉम्प्लिकेटेड होगा। तो फिर क्या करें, तो देखो बच्चों, ऑन टू में आपको मैंने बताया था उल्टा स्टार्ट करना होता है, लेट y बिलोंग्स टू R, ठीक है। कौन सा R, ये वाला R, उसको बोलेंगे कोडोमेन, सच दैट, ठीक है। कौन है y, y जो है वो fx है, fx को y बोलते हैं, ठीक है। और fx की वैल्यू है यहाँ पर 2x। सुनना बच्चों, इधर ऑन टू निकालना है। एक बार मैं इसको एरो डायग्राम से सिखा रहा हूँ, समझने की कोशिश करना। देखो मैंने कहा था ये वाला पार्ट समझ में आ गया, पूरा चैप्टर समझ में आ जाएगा। ऑन टू निकालना आपको, ऑन टू में ये b फुल होना चाहिए, b फुल होना चाहिए, a तो फुल हो गई, ठीक है। तो b का कोई भी एलिमेंट मिस नहीं करना चाहिए। मतलब
अगर मैं आपसे यहाँ बोलूँ कि x की वैल्यू 1 डालो तो y 2 आया, x की वैल्यू 2 डालो y 4 आया, x की वैल्यू 3 डालो y 6 आया, तो उससे तो आपको x का पता चल पाएगा कि भाई हमने x डाल रहे हैं, उसके लिए हमें उधर कोई ना कोई इमेज मिलती जा रही है, तो उससे तो a फुल होगा, b कैसे होगा? b में कोई छूट गया तो गलत हो जाएगा वो तो आपको क्या करना है, b के एलिमेंट्स डालने हैं इसमें, मतलब आपको y की वैल्यू डालनी है यहाँ से ले लेके, तो फिर y की वैल्यू डालोगे, फिर इस 2 को इधर लाओगे, फिर x की वैल्यू लाओगे। इससे अच्छा एक काम कर लो ना कि आप इसको लिख लो x इक्वल टू वाई अपॉन 2, तो थोड़ा इजी होगा। आप यहाँ y की वैल्यू डालो, आपको x की वैल्यू मिलती जाएगी, और y की वैल्यू कहाँ से डालनी है? इस b में से। b कौन है यहाँ पर? ये रियल नंबर। तो अगर आपने इस रियल नंबर में से वैल्यू डालने स्टार्ट की तो अब तो पता ही नहीं, 2 3 4 10 घंटे लग जाएंगे, पूरा जन्म लग जाएगा। रियल नंबर तो बहुत बड़ा होता है। तो फिर सुनना बच्चों, इधर आपको सिर्फ ऐसे जनरली चेक करना है कि भाई ये सारी वैल्यू तो डाल नहीं सकते, अब ये राइट है या रॉन्ग होगा, क्या करें? तो देखो, जब आपको किसी चीज को फेल करना होता है तो आप क्या करते हो? उसकी कमजोरी ढूंढते हो। ठीक है, मान लो किसी को ब्लैकमेल करना है तो उसकी कमजोरी ढूंढते हो आप, क्या इसकी क्या कमजोरी है, और फिर जैसे घर पे कोई भाई बहनों में है तो बस जब तुरंत कह देते हो, अरे ये तेरी बात मम्मी को कह दूंगा, पापा को कह दूंगा। ठीक है, तो वैसे ही सुनना बच्चों, इधर b का कोई भी एलिमेंट अगर फ्री प्रूव कर दिया आपने तो वो आपका ऑन टू फंक्शन हो जाएगा। ठीक है, अगर सॉरी फ्री प्रूव कर दिया तो वो ऑन टू फेल हो जाएगा। तो रियल नंबर कब फेल होता है? ठीक है, वैल्यू डाल डाल के क्यों टाइम खराब कर रहे हो? रियल नंबर कब फेल होता है? रियल नंबर 2 ही जगह फेल होता है, अगर इन्फिनिटी हो और आयोटा हो। ठीक है, तब रियल नंबर फेल होता है। तो आप मुझे बताओ, यहां पर y की कोई वैल्यू डालो आप, जिससे x का आंसर या तो इन्फिनिटी आ जाए और या आयोटा आ जाए। ठीक है, इस r में से, तो इस r में से अगर आपने या y की कोई भी वैल्यू डाल लो, इन्फिनिटी कभी नहीं आएगा, क्योंकि इन्फिनिटी के लिए y अपॉन में होना जरूरी है और आयोटा के लिए रूट होना जरूरी है। तो ये आप y की कोई भी वैल्यू यहां से डालोगे, x की वैल्यू आपको रियल ही मिलेगी, इन्फिनिटी और आयोटा नहीं आएगा। तो जो x आपको मिलेगा वो बिलोंग्स टू r मिलेगा। तो बच्चों देखना समझना बात को, क्या बोलना चाह रहा हूं मैं, कि आप b की कोई भी वैल्यू इस रियल नंबर में से डालो, b मतलब y, ये x, कोई भी रियल नंबर में से वैल्यू डालो, आपको जो x है वो इस a में जरूर मिलेगा। इसका मतलब b पूरा का पूरा फुल हो गया, तो ये आपका फंक्शन ऑन टू हो गया। तो उसके लिए एक लाइन लिख देनी है आपको, फॉर ईच y belongs to r there exist x belongs to r, so the given function is onto function, or from a and b the given function fx is a bijective function, one onto function। सुनना जी बच्चों, अब हमने क्या करा, फिक्स कर ली एक बात को कि y इक्वल टू 2x, fx इक्वल टू 2x कभी भी आए, आंखें बंद करके बोल दो जी ऑन टू है ये, तो नहीं। सुनना इधर, अगर यहाँ कर दें हम नेचुरल नंबर, अब अच्छा समझ में आएगा, देखना, यहाँ नेचुरल टू नेचुरल नंबर कर दिया आपने तो 1 में तो कोई दिक्कत नहीं आएगी, बट ऑन टू में देखना इधर, यहाँ से आपने कोई नेचुरल नंबर लिया इसमें से, जैसे मैंने ले लिया 1, डाल दो यहाँ पर 1, तो x की वैल्यू आएगी हाफ। क्या वो नेचुरल नंबर में है क्या? यहाँ पर नहीं है, इसका मतलब इस 1 का कोई भी एलिमेंट इधर नहीं है। फिर आपने लिया 3, तो x की वैल्यू आएगी 3/2, कोई एलिमेंट नहीं है, 3/2 नेचुरल नंबर ही नहीं होता, यहां से लेने हैं आपको सारे। तो अगर ये नेचुरल टू नेचुरल नंबर है, ये ऑन टू फंक्शन नहीं है। ठीक है, तो इस तरह से ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। सुनो बच्चों, आज के वीडियो में हम इतना ही करेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो आप जरूर लाइक करें, और अपने जो कमेंट्स हैं वो या तो कमेंट्स बॉक्स में लिखें, और अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो मैंने आपको टेलीग्राम ऐप और अपना यूज़र नेम बताया था, उस पर आप ज़रूर पूछें। थैंक यू वेरी मच।